हाँ, तो अपने गद्य भाग कंप्लीट कर लिया हिंदी का, आज अपना वितान भी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही शानदार। आज मॉर्निंग क्लास नहीं हो पाई किसी कारणवश, क्योंकि रात को अपना लाइव टेस्ट लिया था और लेट हो गए, लेकिन हाँ आज ही अपना वितान की ये जो बुक फिनिश हो जाएगी और मॉर्निंग से वापस वही क्लास स्टार्ट है अपनी, है ना। एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी, ठीक है। कल अपना पद्य खंड शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे ना, तो उसको मत ले जाओ, वो दिमाग में रखना, वो दे लो आप, लेकिन अपना टारगेट अब मेन बोर्ड एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसा सामने विंटर वैकेशन आ रहा है, आएंगे छुट्टियां आएगी, सर्दियों की छुट्टियां आएगी, तो उसमें बहुत कुछ करने वाले हैं। कम से कम अगर 7 दिन की भी छुट्टियां मिल जाएगी, सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में तो अपने 10 दिन प्लस की छुट्टियां हैं, लेकिन अपने अगर 6-7 दिन ही मिल जाते हैं, बहुत कुछ करेंगे उन दिनों में, ठीक है। बस आपको उसके लिए हौसला रखना है, तैयारी रखनी है। अपना फिक्स जो टारगेट, अपना फिक्स टारगेट होना चाहिए फरवरी, ठीक है, मैं अपना बोर्ड एग्जाम। तो देखो वितान का ही चैप्टर बहुत शानदार है। अतीत में दबे पांव ओम थानवी के द्वारा लिखा गया है। ओम थानवी राइटर हैं। क्या राइटर से मैं और लाइव टेस्ट ले लूंगा आपका, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सब आ जाएंगे। लेकिन वही चीज़ है कि अगर पार्ट का सार समझ में, इससे देखो ये चैप्टर कैसा है, ये एक्चुअली चैप्टर वैसे हिंदी का तो है ही है, बट जीके भी तैयार हो रहा है साथ में, इससे आपका जनरल नॉलेज बढ़ रहा है। कैसे कि ये जो चीज़ें हैं अपन पढ़ेंगे, हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इंडस सिविलाइजेशन जो है, उसके बारे में जानने वाले हैं, जो आप आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तब भी पढ़ोगे, ठीक है। बहुत गजब का टॉपिक है, तो ध्यान से समझना है। पाठ का सार कि पाकिस्तान के सिंध तथा पंजाब प्रांत में विश्व की प्राचीनतम सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महानगर, ये देखो एक्चुअल में आपने सुना भी होगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, है ना। ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों ही अब पाकिस्तान के अंदर है। दोनों ही जो शहर है, ये हमारे पहली बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 शहर है, बिल्कुल ये दोनों ही शहर या दोनों महानगर अब पाकिस्तान के अंदर है। और सबसे पहले प्रसिद्ध पुरातत्ववेता राखालदास बनर्जी ने, मतलब ये जो हैं आर्कियोलॉजिस्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, जो इनकी खोज करते हैं, इन्होंने 1922 में, उनका नाम क्या है, रखालदास बनर्जी या राखालदास बनर्जी, 1922 के अंदर इन्होंने इस स्थान की खोज की, खुदाई की। तब पता चला कि यार यहाँ पर कोई सभ्यता थी, यहाँ पर कोई पहले के ज़माने में लोग रहा करते थे, एज इट इज घर बने हुए, ईंटों के घर बने हुए, वो अपन पूरी बातें समझेंगे। ग्रिड प्लान बना हुआ है जो प्लस का बनता है 90 डिग्री के ऊपर, ऐसे आपस में रोडें जब आपस में काटती है, ऐसी कोई सभ्यता, मतलब ऐसी कोई यहाँ पर लोग रहा करते थे, उसका पता चला खुदाई करने से। उन्हें अनुभूति हुई, उन्हें फील हुआ कि इस स्थान पर ईसा पूर्व, मतलब कुछ सालों वर्षों पहले कोई सभ्यता दबी हुई है, ठीक है, इनको ऐसा पता चला। तो भारतीय पुरातत्व, देखो मैं एक बात बताऊं कि किसी भी साइट की, सभ्यता का मतलब है साइट, किसी भी साइट की सभ्यता की खोज करता है हमारा भारत का आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। क्या कहा मैंने, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का पुरातत्व या पूर्वेक्षण जो हमारा डिपार्टमेंट है, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ये जो है इसका काम है बेसिकली किसी भी सभ्यता की खोज करना या खुदाई करना या ऐसे स्थानों का पता लगाना जहां पर सभ्यताएं हो सकती है, ठीक है। उनकी फिर अपन उसकी स्टडी करते हैं कि पहले लोग कैसे रहा करते थे, कैसे उनके घर होते थे, कैसे उनका रखरखाव होता था, कैसे पानी का सिस्टम हुआ करता था, कैसे सड़कें होती थी कि नहीं होती, सब कुछ अपन पढ़ते हैं। तो ध्यान रखो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक है जॉन मार्शल थे, मतलब पहले अंग्रेजी थे। तो वैसे लगभग ये खुदाई का इतना बड़ा काम बेचारा ये अंग्रेजों की देन है, ये करके गए हैं, ठीक है। इनके निर्देशन पर खुदाई का व्यापक मतलब अपने अभियान शुरू किया। अंग्रेजों को बड़ी रुचि है इनके अंदर, हमारे लोगों को फिर भी रुचि नहीं है। हमारे लोग तो कहते हैं यार खंडर ही थे, लेकिन नहीं, अब तो फिर अब तो एक डिपार्टमेंट बन गया अपना, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नाम जाना जाता है, इंडियन आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया मतलब जाना जाता है, इसलिए अब तो इसमें पूरा बाकायदा काम होता है। लेकिन वैसे अंग्रेजों को बड़ा शौक है इन चीज़ों का, इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेना है, जुटाना है सब कुछ, इसलिए पहले अंग्रेजों का राज था, ठीक है, हमारे राजा अंग्रेजों गुलाम थे, तो उनके मतलब की हेल्प से बड़ा लेवल पर इसका सर्वे हुआ, मतलब खुदाई की गई। और इस खोज ने भारत को मिस्र तथा मेसोपोटामिया, जो कि इराक ही अब तो, उसकी प्राचीन सभ्यताओं के, मतलब मेसोपोटामिया को अब इराक ही बोला जाता है उस एरिया को, पहले मेसोपोटामिया, ये अपन आर्ट्स वाले स्टूडेंट सब समझते होंगे, उस बुक में पढ़ चुके अपन। तो प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया, मतलब जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं खोज हुई थी ना, वैसे की वैसी हमारे ये सिंधु घाटी सभ्यता उनके समकक्ष का मतलब उनके पैरेलल है, उसी टाइम की है, उसी टाइम की है। समकक्ष मतलब क्या होता है, उसी टाइम की ये सभ्यता शायद रही होगी।
इस स्थान की व्यापक खुदाई हुई, यहाँ बड़ी तादाद खुदाई करने से बताओ क्या क्या मिला। अब आप भी सोच रहे होंगे भाई जब हमें खुदाई की, क्योंकि ऐसा हुआ होगा कि जमीन उथल पुथल जब होती है तो एज इट इज जो धरती के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई एज इट इज जमीन के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में इमारतें मिली, सड़कें मिली, धातु पत्थर की मूर्तियां मिली, चाक पर बने चित्रित भांडे मिले, मोहरे मिली, साजो सामान मिला, खिलौने मिले, सब मिले यहाँ पर। और जिस स्तूप की खुदाई के उद्देश्य से बनर्जी महाशय इस स्थान तक आए, वो एक प्राचीन सभ्यता को खोज निकाला। वह स्तूप सबसे ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर है, जिसे पुरातत्व की भाषा में गढ़ कहा जाता है। एक्चुअल में जो ये पुरातत्व विभाग है, जो राखालदास बनर्जी है, इनका मेन टारगेट था कि यहाँ पर कोई स्तूप है, कोई बड़ा सा, इनकी भाषा में कोई गढ़ है, वो यहाँ पर कोई पक्का मिलेगा। तो इन्होंने देखा कि चबूतरा बना, चबूतरा जानते हो ना, जैसे एक सीमेंटेड ऐसे चौकोर बना होता है, उसके ऊपर मतलब ऐसा कि पहले वो बनाया गया है, उसके ऊपर वो गढ़ जैसा बना हुआ है, तो उनकी भाषा में गढ़ कहा जाता है। सारा शहर गढ़ से कुछ दूर बसा हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि पहले भी इनके भी कोई राजा वाजा होता होगा जो एक गढ़ बना के उसके अंदर रहता था और उसके चारों ओर लोग रहते थे, ठीक है, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। फिर चबूतरे के पश्चिम में, वेस्ट साइड में सभी प्रसिद्ध इमारतों के खंडर है। खंडर ही बचेंगे, जैसे अपने जयपुर के पास मैंने आपको ब्लॉग बनाया था, आपको भानगढ़ दिखाया था, तो भानगढ़ में पूरी इमारतें, मकान, वो दुकानें सब टूटी हुई है, हम देखा खंडर ही तो है। तो वही चीज़ है। वैसे अपन भानगढ़ की तरह यहाँ पर भी अपन एक जगह की बात करने वाले हैं, उसका भी जल्दी अपन व्लॉग बनाएंगे, कभी मन में है उसकी भी, उस खंडर को आपको दिखाएं, क्योंकि अब वो इमारतें ढह गई है, खंडर बन गई है। इनमें प्रशासनिक इमारतें हैं, प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे हमारे भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं ना अभी, वैसे उन टाइम पर भी गवर्नमेंट ऑफिस होते होंगे, वो इमारतें हैं। सभा भवन है, ज्ञानशाला और कोठार प्रमुख। कोठार जानते हो, जिनमें धान रखा जाता है, कोठार प्रमुख है। यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय मतलब यूनिक वास्तु कौशल का प्रतिनिधि है। महाकुंड भी है। महाकुंड जानते हो, बड़ा सा महाकुंड, मतलब बाथ स्नान जहां पर करते हैं बड़े लेवल के ऊपर, वो है, जो तब तक अपने मूल रूप में प्राप्त था। एज इट इज वैसा का वैसा बना हुआ है वो, जैसा का चारों ओर बाउंड्री एकदम एज इट इज, जहां पर मतलब इन एक टिल्ला एज लाइक स्विमिंग पूल है वो। बहुत बड़ा ओकेजन, बड़ा फंक्शन जब होता था तो सभी लोग एक साथ नहाया करते थे। और शहर की सभी, अच्छा सुनो, नगर नियोजन की दृष्टि से मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल है। इनमें भी एक बात है, हड़प्पा से ज्यादा जो बढ़िया शहर है बसा हुआ वो मोहनजोदड़ो है, वो थोड़ा अलग स्पेशल है शहर। हाँ, मोहनजोदड़ो, ये शहर का मतलब यहाँ पर अपन मोहनजोदड़ो की बात करें, देखो वापस समझो कि नगर नियोजन मतलब जो नगर सिटी बनाई गई है, जो प्लानिंग की गई है नगर सिटी की, उसकी दृष्टि से मोहनजोदड़ो की एक अनूठी मिसाल है, वो बहुत ही शानदार है। मोहनजोदड़ो की यानी शहर की लगभग सभी सड़कें सीधी या फिर आड़ी है। वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। ग्रिड प्लान कैसे, कि या तो ऐसी है या ऐसी है, मतलब सड़कें आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती है, जो आजकल भी अपने अप्लाई करते हैं। तो उस टाइम पर लोग ऐसी सड़कें बनाना बड़ी चीज थी। अब तो खैर आपको पता टेक्नोलॉजी आ गई, तो आर्किटेक्ट इसको ग्रिड प्लान कहते हैं, ठीक है। आज भी चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं, ठीक है ना, मतलब सड़कें आपस में सब चौराहों पर जाके मिल जाती है। आप किसी भी गली में घुस जाओ, आगे आप चौराहे पे निकल जाओगे, इतनी शानदार सिस्टम है। हमारा इस्लामाबाद और जो हमारा शहर है चंडीगढ़, हमारा जो चंडीगढ़ है, ये दोनों शहर जो है इसी ग्रिड शैली की सड़कें या ग्रिड शैली में बसा हुआ है। सिंधु की बाढ़ से बचने के लिए इस नगर की सभी इमारतें मानव निर्मित कच्ची पक्की ईंटों से बनाए ऊंचे टीलों पर बनाई गई है, कि बाढ़ जब आती है तो बहे नहीं, इसलिए ऊंचे टीलों के ऊपर जो आदमी खुद ही ईंटें बनाते हैं ना, चिकनी मिट्टी को पका के भट्टे में पका के बनाते हैं, उन ईंटों से बिल्डिंग बनाई हुई है ऊंचाई पर। और इस नगर की चौड़ी सड़कें, लंबी गलियां, कमरे, रसोई, खिड़की, सीढ़ियां आदि बिल्कुल एक बैलेंस, संतुलित, नियोजित शहर का सुंदर नमूना है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे आकर्षण या अट्रैक्टिव कोई पॉइंट है तो वो है महाकुंड। वहां का मतलब बात, जो बिल्कुल बात है वो पानी वाला, जो आधुनिक सभ्यता को भी अपने नियोजन के आगे नीचा दिखा रहा है उस टाइम का, ठीक है। 40 फुट लंबा है, ध्यान रखना, 25 फुट चौड़ा है और 7 फुट गहरा है। एकदम शानदार स्विमिंग पूल है। इस कुंड में उत्तर यानी कि नॉर्थ और दक्षिण यानी कि साउथ से सीढ़ियां उतरती है। बिल्कुल उधर से भी सीढ़ियां उतरी, इधर से भी सीढ़ियां उतरी, आप अंदर आओ नहाओ, शानदार, ठीक है। और उत्तर में एक दूसरे से विपरीत दिशा में
खुलते मुंह वाले 8 स्नानागार है इसके अंदर, 8 स्नानागार बने हुए इसके अंदर। 3 और साधुओं के कक्ष है, पक्की ईंटों के बने हुए, बिल्कुल प्रॉपर पक्की ईंटों के बने हैं। कुंड का तल का मतलब होता है बेस, पेंदा, ठीक है ना, बेस पेंदा, और दीवारें चूने और पक्की ईंटों से बनी हुई है। उस टाइम की बात है, मतलब आज के भी जो हमारे बाथ बनते हैं, बाथरूम जैसे बनाते हैं, स्विमिंग पूल उस एज लाइक ये उनका स्विमिंग पूल था। जब बड़ा फंक्शन होता था तो ये सभी लोग इसका सामूहिक स्नान किया करते थे इसके अंदर, ग्रुप में एक साथ, ठीक है। छोटे छोटे 8 बाथरूम भी बने हुए हैं, तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि लेडीज वगैरह अगर चेंज वगैरह करना हो या फिर नहाना हो तो वो वहां पर भी उनका भी यूज कर सकती है। जो छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं, साधुओं के लिए अलग से कक्ष बने हुए हैं, ऐसा सब वो क्या है कि थोड़े बहुत एविडेंस मिलते हैं, उस अंदाजा लगाया जा रहा है, ठीक है। बहुत बड़ी चीज है बाथरूम। पानी की व्यवस्था, अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा तो फिर पानी कहां से आता होगा, तो पानी की व्यवस्था दोहरे घेरे वाले कुएं से की गई है। कुंड के पानी को बाहर निकाल, अब सुनो, कुएं सिस्टम है। अब कुएं पहले आपको पता ही जानवरों से पानी निकालते थे, तो पानी निकाल के दो मुंह वाला एक, मतलब ऐसा मान लो कि उसके अंदर, उसमें खाली होता है और उससे पानी उसके अंदर आ जाता है। अब इसको कभी खाली करना हो, भाई ये भर गया हो या गंदा पानी हो गया, तो उसको बाहर निकालने के लिए भी सिस्टम है। क्या है कि कुंड के पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां बनाई गई है, जो पक्की ईंटों की बनी हुई है और ऊपर से ढकी हुई है, बिल्कुल गंदगी वंदगी, मतलब बहुत बड़ी हाई लेवल की बात है उस टाइम पर। पानी निकासी का यहां से सुंदर ढंग से इतिहास में पहले कभी नहीं मिलता, इतना सुंदर ढंग से इतिहास में कभी नहीं मिलता। पहली बात तो नालियां बना होना, नालियां ऊपर से कवर होना, ये बड़ी चीज है। लगभग 2600 वर्ष पूर्व बना हुआ एक बौद्ध स्तूप भी यहां पर मिला है, जो बहुत इनकी प्राचीनता को या एंशियंट को, प्राचीनता का मतलब होता है पौराणिक, बहुत पुराना, इस बात को सिद्ध करता है आज भी कि कितनी मजबूती से कितना चीज बनाई। 26 साल वैसा का वैसा बना हुआ है। यह विश्व का सबसे प्राचीन स्तूप है, बौद्ध स्तूप है, ये विश्व का सबसे प्राचीन है जो यहां पर मिला है। यह एक मानव निर्मित पक्की ईंटों के चबूतरे पर बना हुआ है। पहले ईंटों से चबूतरा बना दिया, मतलब लाइक पेंदा बना दिया, और उसके ऊपर स्तूप बनाए रखा गया है, ठीक है। चबूतरे पर जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, उन भिक्षुओं के कमरे बने हैं। ये स्तूप गढ़ के एक सिरे पर स्थित है, जहां गढ़ था ना, जो बड़ा सा गढ़ है, उस गढ़ के पास में ही है बना हुआ है, क्योंकि राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के केंद्र 4 दीवारी के भीतर ही होते हैं, बिल्कुल जैसा आज भी होता है। आसपास में आपने देखा होगा कि जहां पर राज्य सत्ता यानी राजा वगैरह जहां राज करते हैं, जहां बैठते हैं, उसके पास में धार्मिक स्थान भी होते हैं, ठीक है, वो चीज है। ये इमारत आज तक अपने मूल स्वरूप में बची हुई है। मूल स्वरूप का मतलब ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो वैसा का वैसा आज भी है, वैसी की वैसी बनी हुई है। बाकी सब तो चलो खंडर हो गए हैं, लेकिन एक तो ये बात और एक ये, ठीक है। ग्रेट बात बोलते हैं हिंदी में, तो इसको इंग्लिश में ग्रेट बात। सिंधु घाटी सभ्यता, पशुपालक एवं खेतिया, अपन क्या पढ़ने पता चल गया ना आपको। अपन ने अभी मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ी कि सड़कें ऐसी थी, फिर अपने पढ़ा कि इस सभ्यता के अंदर बहुत ही ग्रेट बात मिला है, बड़ा स्नानागार मिला है, वो स्नानागार के बारे में पढ़ा। उसके बाद अपन बौद्ध स्तूप के बारे में पढ़ा, जो विश्व का सबसे प्राचीन है। साथ के साथ याद करो, अगर पार्ट सार याद हो गया ना, क्वेश्चन कैसा ही बनो। फिर अपना पढ़ रहे हैं कि अब अपन को मिल रहा है, क्या मिल रहा है अब अपन को मिल रहा है पशुपालक और खेतियार के संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ के लोग मतलब इस सभ्यता के लोग पशुपालक भी करते थे और खेती भी करते थे। आप सोचेंगे इसकी क्या एविडेंस है, इसके एविडेंस या सबूत है कि यहाँ से सूती कपड़े का निर्यात भी होता था, सूत की कताई के साथ साथ रंगाई का कार्य भी होता था। इससे सिद्ध होता है कि कपास पैदा होता था, इसका मतलब वो लोग खेती करते थे, वरना सूती कपड़ा कपास के बिना कैसे पैदा करेंगे, कैसे रंगाई कारखाना करेंगे, कैसे उन कलर बनाएंगे, कलर देंगे उन कपड़ों को। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, खजूर, तरबूजा, अंगूर भी पैदा किया जाता था, ठीक है। तांबे का ज्ञान होने से कृषि के औजार तांबे के, इसका मतलब ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि ये एक धात्विक नगरी है, उसमें बेसिकली कौन सी धातु मिली है, मेटल, मतलब धातु, तो वो मिला तांबा, कॉपर। क्योंकि ये कैसे पता चला कि तांबे, क्योंकि तांबे के ही औजार हैं सारे के सारे। भाई कृषि के अंदर हल वगैरह जो फावड़े जितने भी यूज किए जाती है कि एग्रीकल्चर में, उनमें वो सब तांबे के बने हुए हैं। इट मीन्स ये तांबे से भी जानकार थे, तांबे के भी जानकार थे। ये सब उन्नत खेतियार व्यवस्था होने के प्रमाणित, मतलब उनको साबित करता है, ठीक है। जॉन मार्शल ने बुक लिखी है 1922 में, खुदाई के निर्देशक, देखो जॉन मार्शल की पुस्तक सन 1922 में, खुदाई के निर्देशक जॉन मार्शल ने 3 खंडों में मोहनजोदड़ो की खुदाई का वर्णन किया है, ठीक है। जॉन मार्शल ने अपनी बुक के अंदर 3 खंडों में, मतलब 3 पार्ट्स में
3 पार्ट्स होते हैं ना, 3 पार्ट का मतलब है एक पार्ट के अंदर से मान लो कि इतनी खुदाई करेंगे, सेकंड पार्ट में इतनी, थर्ड पार्ट में इतनी, 3 बारी खुदाई की है। तो मोहनजोदड़ो ने अपनी बुक के अंदर 1922 के अंदर उस बुक में लिखा है कि हमने इस सभ्यता की 3 पार्ट में खुदाई की है। ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर इसमें एक बैलगाड़ी का चित्र भी मतलब दिखा है। बैलगाड़ी जानते हो ना, बिल्कुल, जो बैल होते हैं, गाड़ी है, पीछे वो लकड़ी की जो बनी होती है, 2 पहिए होते हैं। तो इसमें एक बैलगाड़ी का चित्र भी दिया गया है। सिंध प्रांत में 1 सदी पहले तक उसी तरह की बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। एक साबुत इमारत, मतलब एकदम बिना टूटी हुई इमारत में इस सभ्यता में प्रांत अनेक वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई है। ठीक है, जिसमें खुदाई में प्राप्त तांबा है, कांसे के बर्तन है, काला पड़ा हुआ गेहूं, मुहरे, वाद्य, चौक पर बने विशाल मृद भांड का मतलब होता है जो मिट्टी के बने होते हैं। ठीक है, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दीपक, माल, ये कुछ जितना लिख सकते हो उतना ही है। माप तोल के पत्थर जिसके मेजरमेंट किया करते थे, 5 किलो का वाट, 4 किलो का वाट, 1 किलो का वाट, वो सब वाट मिले हैं। तांबे का आईना, मिरर, ग्लास तांबे का होता था वो। मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पार्टों वाली चक्की, 2 पार्ट जानते हो, देखो ये चक्की होती है, आटा चक्की जो पीसते हैं, एक पार्ट ये होता है, एक पार्ट के ऊपर एक पार्ट, बीच में धान जाता है और पिसता है, ऐसे 2 पार्ट होते हैं, उनको पार्ट बोलते हैं। भाई धान बीच में जो पिसता है ना, जिसने चक्की देखी वो समझ पा रहा होगा मेरी बात। तो इसमें ये पार्ट होगी, इसके ऊपर एक पार्ट, तो आपस के अंदर यहाँ ऊपर से वो धान डाल दिया जाता है और वो पिसता रहता है फिर बीच में। ठीक है, उनको पार्ट बोलते हैं, पत्थर के होते हैं वो। तो 2 पार्टों वाली चक्की है। कंगी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों का हार मिला है, हार जो गले में पहनते हैं, पत्थर के औजार आदि सभ्यता के मतलब धोतक है, मतलब इस सभ्यता में ये सब चीजें मिली है, ये सब चीजें मिली है। अजायब घर जानते हो, जो चीज को अपन बोलते हैं ना बहुत ज्यादा, मतलब हर चीज जहां मिले वो अजायब घर होता है। अजायब घर में औजार तो मिलते हैं पर हथियार नहीं। इट मीन्स हथियार नहीं मिल रहे, इसका मतलब ये सभ्यता कैसी है, बिल्कुल पीसफुल है, ये शांति प्रिय लोग रहते होंगे। हथियारों का कहीं पर भी यूज नहीं है, इसका मतलब ये है भाई औजार मिले, औजार नहीं मिले मतलब तांबे के औजार मिले जो कृषि में यूज होते हैं, लेकिन हथियारों संबंधित कुछ भी नहीं मिला। इट मीन्स ये एक शांति प्रिय सभ्यता थी, लेकिन कोई अनुशासन अवश्य था जिसने इतनी महान सभ्यता को जन्म दिया, वरना इतने बड़े भव्य भवन, इतना सिस्टमेटिक ढंग से सड़कें बनना, इतना सिस्टमेटिक ढंग से बाथरूम, ये इतना ग्रेट बाथ का होना, इसका मतलब कोई महान लोग थे, ऐसी एक व्यवस्था थी जिन सब बिल्कुल इनके ऊपर कंट्रोल था और लोग डरते थे और प्लानिंग से काम करते थे। ये चीज़ है। यहाँ भव्य महल, मंदिर या राजाओं की समाधियाँ नहीं मिलती है। इसका मतलब क्या है कि ये लोग फालतू चीज़ों में व्यस्त नहीं करते भाई, जैसे कि बड़ी बड़ी राजाओं की समाधियाँ बना दी उनकी याद में, क्या मतलब रह जाएगा। आप डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए, ये चीज़। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मंदिर, राजाओं की समाधियाँ नहीं मिलती है। ठीक है, नरेश का मतलब राजा होता है। नरेश के सिर पर साधारण सा मुकुट है, इसका मतलब राजा भी ज्यादा घमंड नहीं करता था कि मेरी याद में इतना बड़ा कुछ बनाया जाए, सिंपल एक साधारण मुकुट धारण करता कि पहचान रहे। वरना राजा कैसे होता है आपको पता है, अलग सा परिधान होता था, बहुत बड़ा राजा जब निकले तो 50-60 हाथी होते थे, उतना सिस्टम नहीं, नॉर्मल बिल्कुल सिंपल रहता था। एक साधारण मुकुट और छोटी सी नाव होती है ना, छोटी छोटी नावें हैं। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम इस सभ्यता को लघुता में भी महता, मतलब छोटी थी लेकिन महत्वपूर्ण थी सभ्यता कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये थी भाई सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी कहानी। मेरे हिसाब से आपको याद हो गई, मेरी गारंटी है, अगर आपका ध्यान यही था तो। ठीक है, अगर ये सब याद हो गया, अब क्वेश्चन आंसर मैं चाहे कितने भी लगाऊं, इंपॉर्टेंट ना भी लगाऊं तो भी आपके आंसर तो इसमें से आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि पार्ट का सार दिमाग में बिल्कुल कैच हो जाना चाहिए। फिर भी ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। अच्छा, एक पेज और रह गया क्या? एक पेज और रह गया। ये एक समृद्ध नगर सभ्यता है। यहाँ के लोगों में कला, आर्ट, कला का मतलब क्या हो गया, आर्ट, कला का महत्व ज्यादा था। उनकी वास्तुकला मतलब आर्किटेक्ट, उनका नियोजन, बिल्कुल आर्किटेक्ट तो है, इतनी शानदार सिस्टम से काम करना। ये तो आर्किटेक्ट आजकल के अपन नक्शा बनवाते हैं, घर बनवाते हैं, बनवाने से पहले उस टाइम पर आर्किटेक्ट थे। ठीक है, धातु और पत्थर की मूर्तियां, खिलौने, सुगढ़ अक्षरों की लिपि, सुगढ़ मतलब जो सिंपली अपन समझ सके, गोल अक्षरों की लिपि, उनके सौंदर्य भाव को प्रस्तुत करते हैं। पुरातत्वविद काशीनाथ दीक्षित के नाम पर डीके क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, काशीनाथ दीक्षित के नाम पर डीके क्षेत्र और डीकेजी क्षेत्रों में शहर का विकास दिखाया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इन काशीनाथ दीक्षित के नाम पर डीके क्षेत्र और डीके जी
क्षेत्रों में शहर का डेवलपमेंट दिखाया गया है। 33 फुट चौड़ी बहुत लंबी सड़कों के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर दरवाजा नहीं है। समझ पा रहे हो? क्योंकि सड़क की ओर दरवाजा रखना थोड़ा सा क्या होता है, इनसिक्योर होता है, वहां पर छोटे बच्चे वगैरह बाहर चले जाते हैं, तो ये भी एक दिन का दिमाग देखो, सड़क की तरफ दरवाजा नहीं है। दरवाजे अंदर गली में खुलते हैं। सड़क के दोनों समानांतर बनी, सड़क के दोनों ओर समानांतर बनी तथा ढकी हुई पक्की नालियां हैं। बड़ी चीज है, देखो ध्यान से, ठीक है। और हर घर में स्नानघर, बाथरूम तथा बस्ती में कुएं बने हुए हैं। इतना सिस्टम। पूरे मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं हैं, 700 वेल्स का मतलब कुएं, ठीक है, जिनसे पानी निकाला जाता है, ट्यूबवेल मान लीजिए। ये जल सभ्यता भी कही जाती है, इसीलिए इस सभ्यता को जल सभ्यता भी कहा जाता है। और एक चीज का बता दूं मैं, जल से कोई चीज क्या हो जाती है, तर हो जाती है। कहते हैं ना अपन जो पीछे पढ़ा था वो मंडली है ना, जो अपन ने मंडली पढ़ी थी, मेढक मंडली मान लीजिए, चाहे अपन भगवान इंद्रसेना मान लीजिए, उनको पानी से उनको तर कर दिया जाता था। समझ पा रहे हो ना? इसीलिए जल की सभ्यता होने की वजह से इसको जल सभ्यता या फिर तर सभ्यता भी कहते हैं। तर क्योंकि पानी से तर किया जाता है, तर एकदम भिगो देना। इसलिए आगे क्वेश्चन भी लूंगा मैं, तर सभ्यता वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है और भी आएगा, ठीक है। तो जल सभ्यता भी कही जाती है। डीकेजी क्षेत्र में घरों की दीवारें ऊंची और मोटी है। जैसे डीकेजी का मतलब ऐसा है कि भाई जैसे अपना राजस्थान है, अपना पूरा भारत है, तो भारत में कहते हैं दिल्ली, चंडीगढ़, इनमें अलग तरह का डेवलपमेंट है, चंडीगढ़ में अलग डेवलपमेंट है। वैसे ये जो डीकेजी क्षेत्र है, इसका अलग से डेवलपमेंट दिखाया गया, विकास दिखाया गया है कि डीकेजी क्षेत्र में घरों की दीवारें ऊंची और मोटी है। यहां 2 मंजिल के मकान रहे हैं। अधिकतर 30 बाई 30 फुट के मकान है। 30 बाई 30 का मतलब है 30 ही लंबा 30 ही चौड़ा, ठीक है, 30 फीट। जो मुखिया के घर में 2 आंगन और 20 कमरे, जो मेन हेड होता था, है ना, उसके घर में 2 आंगन, 2, जैसे एक यहां, जिसको अपन, आपने देखा होगा ये चीजें, तो पुराने गांव वगैरह में देखो, जो पुरानी हवेलियां या फिर कोठियां हैं, तो वो अपने ऐसी बनी हुई है, एक चौक बाहर की तरफ, फिर बीच में थोड़ा सा कोई कमरा कुछ, फिर एक चौक अंदर की तरफ, 2-2 चौक होते हैं। वैसे ही 2-2 चौक है, 2-2 आंगन बोलते हैं उनको, और अंदर फिर चारों फिर 20 कमरे। घरों की खिड़की और दरवाजों पर छज्जे नहीं है। घरों की जो खिड़कियां हैं और दरवाजे, उनके ऊपर छज्जे नहीं है। हालांकि अपन तो छज्जे लगाते हैं पानी वगैरह से बचने के लिए, लेकिन छज्जे नहीं है। अच्छी बारिश होती थी, पानी की दिक्कत थी। सिंधु के पानी के रिसाव के कारण मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम बंद कर दिया गया है। अब क्या है कि सिंधु के पानी का रिसाव होता है वहां पर, इस वजह से फिर खुदाई करनी इम्पॉसिबल है, क्योंकि फिर अपने जो श्रमिक होते हैं वो दब जाते हैं, इसलिए इसकी खुदाई। अब ये क्वेश्चन आपके 2023 में आया, ये क्वेश्चन 2023 में आया कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई क्यों बंद कर दी। ये क्वेश्चन आपके 2023 में आया, इसलिए मैं कहता हूं पार्ट सार को कैच कर लो, 100% पेपर वहीं से बनेगा। ये स्मार्ट स्टडी आपको करनी है अगर 75 प्लस 80 में से लाना हो, और ओवरऑल 95 प्लस आपके हिंदी में आएंगे, 95 प्लस, ठीक है। तो ये तरीके से आपको याद करना है। क्वेश्चन आया कि सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों रोक दिया गया है, खुदाई क्यों रोक दी गई है, तो सिंधु नदी के पानी में रिसाव के कारण सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई रोक दी गई है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। यहां क्षार और दलदल की समस्या हो जाने से मौजूदा खंडहरों को बचाकर रखना भी अब कठिन हो गया है। अब क्या है, जहां पर पानी घुस जाएगा उसमें क्षार यानी कि नमक के पार्ट थोड़े जो व्हाइट जम जाता है ना, वो प्लस दलदल जो कीचड़ सा हो जाता है। इस वजह से अब कहते हैं कि जो खंडहर जो बचे हुए थे ना, अब इनको बचाए पाना भी हो सकता है आने वाले सालों में खत्म हो जाए। तो ये चीज है भाई, ठीक है। बहुत ईजी लगा होगा आपको। सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी स्टोरी, पूरी कहानी आपको फिट हो गई दिमाग में। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं और आप खुद नोटिस करना, वो सारे क्वेश्चन आपको यूं ही याद हो जाएंगे अगर आपने ये पार्ट को सार को ढंग से पढ़ा तो। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित थी। कथन देखो, अभी अपने बात भी की थी कि जैसे राजा महाराजों के बड़े बड़े वो नहीं दिखते हैं भाई, बड़े बड़े मंदिर या बड़ी बड़ी समाधि स्थल नहीं दिखते। इसका मतलब इनको सिर्फ समाज का, सोशल वेलफेयर पर विश्वास ज्यादा था, समाज का भला होना चाहिए। इन मंदिरों में, इनमें बड़े बड़े वो बहीता बढ़ाना, हाँ ठीक है पैसा है तो कुछ जगह बढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन पहला काम समाज सेवा है। कुछ पैसा बचता है तो फिर अपन को ऐसे काम करने चाहिए। बाकी भगवान तो आपको पता हर जगह है, वो तो बड़े भारी भरकम मंदिर बनाने से या फिर ये सब बनाने से तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। मन सच्चा होना चाहिए, मन तो सच्चा है ही नहीं, और फिर मंदिर सुबह शाम चाहे कितने भी जाओ, ठीक है, वो सब फर्क पड़ता है। तो सोशल वेलफेयर के लिए जानी जाती बात सही है कि सिंधु सभ्यता को मिले अवशेषों में राजमहल,
मंदिर एवं समाधि स्थल आदि नहीं मिले हैं। ठीक है, सामाजिक कलाकृतियों ही उपलब्ध हुई है। देखा था अपने कि अच्छे बाथरूम, ग्रेट बाथ मिला है, अच्छी सड़कें मिली है, अच्छी बिल्डिंग्स मिली है, इमारतें मिली है, मतलब अच्छा सुख जीवन, हर घर में बाथरूम। उस टाइम पर अपने तो कुछ सालों पहले तो आज से 50, 60, 100 साल पहले तो हमारे यहाँ अपने इंडिया में भी नहीं था, जबकि उस टाइम पर इनका होना तो मतलब कलाकृतियाँ उपलब्ध हुई है, जिससे उसमें समाज की कला की भव्यता दिखाई देती है। इससे सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता राज पोषित या धर्म पोषित नहीं थी, न होकर वो समाज पोषित थी। सोशल वेलफेयर, पब्लिक कल्याण कैसे हो, उसके लिए, समाज कल्याण के लिए काम करती थी। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ये कैसे कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता को लो प्रोफाइल, हाँ ये थोड़ी सी कह सकते हैं लो प्रोफाइल थी। कैसे कि दूसरी जगहों पर प्राचीन सभ्यताओं में राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले में, अब देखो होता क्या है, ये वैसे लो प्रोफाइल कहना कोई वो नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छा काम क्या है कि सोशल वेलफेयर, लोग भूखे नहीं मरते थे, लोगों की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी। लेकिन अब होता क्या है, अपने यहाँ भारत में भी देखो आप, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती है, लेकिन इन बिल्डिंगों का बनाना भी जरूरी है। कहते हैं ना अकॉर्डिंग टू टाइम, अब समय के अनुसार अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई या थोड़ा मॉडर्न या थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। इसलिए हमारे देश के अंदर हमारी सरकारें जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, या चाहे वो स्टेचू बनाया वो भी, जैसे हमारे पटेल साहब का, तो मतलब ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये विश्व में उनके, अब ताजमहल बना हुआ है तो इससे भारत की पहचान बढ़ती है कि भारत के अंदर ताजमहल, क्योंकि लोग हैं, लोग आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो कुछ देखने को ही नहीं होगा तो फिर वो वाली बात है। इसलिए ये सभ्यता जो थी, ये नॉर्मली लोग रहते थे, अपना मतलब लाइफ अच्छी हो इसलिए काम करते, ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है, इसलिए इसको लो प्रोफाइल कह दिया जाता है कि देखने के लिए तो कुछ है ही नहीं, इसलिए, बाकी वैसे अच्छी है। तो देखो कि दूसरी जगहों की सभ्यता जितनी भी खोज हुई, उनके अंदर राजतंत्र, धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले बड़े बड़े महल, गढ़ ये दिखाए गए हैं। उपासना स्थल है जहां पर उपासना होती थी, है ना, वो है। मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं, बड़े बड़ी मूर्तियां, बड़े बड़े पिरामिड, स्टेचू सब मिलते हैं। लेकिन हड़प्पा संस्कृति में न तो भव्य कोई राजप्रसाद मिले, न कोई मंदिर, न कोई राजाओं के महंतों की समाधियां, कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ के मूर्ति शिल्प और औजार छोटे छोटे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि लो प्रोफाइल सभ्यता है। ठीक है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी अपन को पढ़ना है। अगला, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक नर्तकी की डांस, इसका मतलब ये है कि लोग थोड़ा एंजॉयमेंट भी करते होंगे, कोई डांस भी क्या करती होगी, सब बैठ के देखते होंगे। तो नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी, वो मूर्ति एज इट इज रखी हुई है। ये तो अपन हालांकि 12th वाली बुक में भी देखा भी था, शायद कौन सी बुक है, हिस्ट्री वाली, पॉलिटी वाली बुक में है, प्रॉपर चैप्टर है, तो ध्यान रखो। तो वो कहाँ रखी हुई है, किस संग्रहालय में रखी हुई है, किस सेंचुरी में रखी हुई है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं संग्रहालय को, सेंचुरी। तो देखो कि खुदाई में मिली नर्तकी की मूर्ति के संबंध में उन्होंने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी, इतनी शानदार वो मूर्ति बनाई गई है। खुदाई में मिली नर्तकी की मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है, दिल्ली के, सॉरी सेंचुरी नहीं बोलते, सेंचुरी तो इंग्लिश में, इसको बोलते हैं म्यूजियम, सॉरी। तो दिल्ली का जो नेशनल म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम जो दिल्ली का है, वहां पर इसको रखा गया है, ठीक है, और वहां पर ये सुरक्षित है। 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन भी आ जाता है। अगला, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर मोहनजोदड़ो की जो महाकुंड है, जो ग्रेट बात है, उसका वर्णन करो। तो मोहनजोदड़ो में बौद्ध स्तूप के समीप एक महाकुंड अवस्थित है। ये 40 फुट लंबा, अब देखो सब कुछ पाठ के सारांश में, 25 फुट चौड़ा है तथा कुंड की गहराई 7 फुट है। कुंड के उत्तर यानी नॉर्थ और साउथ, दक्षिण में सीढ़ियां उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पंक्तियों में स्नानघर बने हुए हैं और उन बने स्नानघरों की संख्या 8 है। उन स्नानघरों की सबसे बड़ी जो है, उन स्नानघरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी का भी दरवाजा एक दूसरे के सामने नहीं खुलता, वरना फिर आप कैसे नहाओगे, कैसे खुलेगा, ठीक है, मतलब सेफ, बिल्कुल सेफ, किसी का भी दरवाजा एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। ये बड़ी उस टाइम पर बड़ी चीज है ये। तो ये कुंड सिद्ध वास्तुकला का सुंदर नमूना है कि क्या जबरदस्त आर्किटेक्ट होंगे जिसने क्या शानदार डिजाइन किया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है कुलधरा। इस कुलधरा की बात करें अपन, कभी यहां कुलधरा का व्लॉग दिखाऊंगा मैं आपको। कुलधरा कहां स्थित है और लेखक को मोहनजोदड़ो के घरों के खंडरों में टहलते हुए उसकी याद क्यों आ गई,
ठीक है। जैसे अपने जयपुर में के पास में भानगढ़ है, वैसे वो अलवर जिले में आ जाता है, उसका मैंने आपको व्लॉग दिखाया था। पूरी भानगढ़ भी इसी तरह खंडर है, वैसा ही कुलधरा भी भानगढ़ जैसा ही है, ठीक है। तो कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर जिले के मुहाने पर बसा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत गांव है। इस गांव के सभी मकान पीले पत्थरों से बने हुए हैं। इस खूबसूरती में हरदम एक गमी व्याप्त है। गांव में घर तो हैं, पर इन घरों में रहने वाले लोग नहीं हैं। इसका कारण यह है कि कोई 150 साल पहले राजा ने तकरार पर स्वाभिमान गांव का हर बासिंदा अपना घर छोड़कर चला गया। कोई राजा से तकरार हो गया होगा और इन लोगों ने कहा कि चलो यहाँ से, राजा के पास हमें नहीं रहना, तो वहां से लोग एज इट इज घर खाली करके चले गए। इसीलिए इसको भी वही भूतों वाला किला कह देते हैं। भानगढ़ को भूतों वाला, इसको भी भूतों वाला, क्योंकि वही बात है, जहाँ सूने मकान होते हैं ना, उनको अपन ऐसा नाम दे देते हैं, फिर लोग उसको बना लेते हैं और फिर वो फाइनली वही हो जाता है। तो राजा से कोई तकरार हुआ होगा, इसलिए यहाँ के बासिंदे, मतलब जो यहाँ लोग रहते थे उनको बासिंदा कहते हैं, और सारे बासिंदे यहाँ से अपना घर छोड़ के चले गए। दरवाजे असबाब पीछे से लोग उठा कर ले गए। अब दरवाजे तो आपको पता है चोर उठा के ले जाते हैं, कोई मौका पड़ा वही दरवाजे ले गए, तो अब वो खंडर बन गया, दरवाजे भी नहीं किसी के। स्थिति ये बनी, घर खंडर हो गए, पर वे घर ढहे नहीं। अब ये खंडर तो होना ही था, दरवाजे भी नहीं, ढहे नहीं है, वैसे वैसे बने हुए हैं। घरों की दीवारें, प्रवेश द्वार और खिड़कियां ऐसी है जैसे कल की बात हो, इतनी एकदम ताजा है। वहां के लोग निकल गए, पर वक्त वहीं रह गया। खंडरों ने उन्हें थाम लिया। वे खंडर अब भी गए लोगों के लौट आने के इंतजार में खड़े हैं कि भाई एकदम मकान पूरे बने हुए, इंतजार कर रहे हैं कोई हमारे रहने वाला आ जाए। तो ये था भाई, कुलधरा वाला भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मोहनजोदड़ो में रंगरेज का कारखाना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किस रूप में था? अतीत में दबे पांवों के आधार पर आपको इसके आंसर बताना है। तो देखो, अतीत में दबे पांव पार्ट में लेकर बताता है कि मोहनजोदड़ो में स्तूप से पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे माधव स्वरूप वत्स, इसने खुदाई करवाई थी। ये थोड़े से क्वेश्चन मैंने उस थ्योरी में नहीं रखे हैं, अलग से रखे हैं, इसको खुदाई करवाई थी। वहां एक ऐसा भवन मिला है जिसकी जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। इस संबंध में पुरातत्ववेताओं का कहना है कि इनमें रंगाई में काम आने वाले बर्तन रखे जाते होंगे, ऐसा दिमाग लगाया। क्योंकि आपको पता है कपास की खेती करते थे और कपास से सूती कपड़ा बनाते थे, फिर रंग भरते थे ना वो। इस कारखानों में 16 मोटे छोटे मकान बने हुए हैं, एक कतार मतलब एक लाइन में मुख्य सड़क पर ही बने हुए हैं। ऐसा अनुमान है कि ये कारखाने के कर्मचारी या जो कामगार होते हैं, एम्प्लॉयमेंट होते हैं, उनके घर होते होंगे वो लोग। भाई जैसे अपने भी यही होता है ना कि जहाँ बड़ी फैक्ट्री है उसके पास में छोटे छोटे रूम बना देते हैं, तो वहीं पर लोग रहते हैं, ठीक है। वैसे अवश्य ही वे रंगरेजों के मकान रहे होंगे वहां पर लोग रहते होंगे। डीकेजी हल्का के बने घरों की विशेषता क्या है? हल्का मतलब होता है इलाका, कॉलोनी, है ना, वो मान लो। अतीत में दबे पांव की पार्ट क्या बताना है? अपने डीकेजी पढ़ा भी था काशीनाथ दीक्षित की नाम पर। तो लेखक ने बताया कि बड़ी बस्ती में एक पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का मतलब एक इलाका डीकेजी कहलाता है। 1 मार्क्स में तैयार हो गया। इस हल्के के घरों की विशेषताएं क्या है कि इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं, ठीक। मोटी दीवारों का अर्थ यह है, ये लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। वहां के सभी घर ईंटों के बने हुए हैं और उन घरों में एक ही आकार की ईंटें 1:2:4 की। समझ पा रहे हो ना? इसका मतलब क्या हुआ कि 4 तो लंबाई ईंट की, 4 तो ईंट की लंबाई है, ठीक है, और 2 उसकी मतलब मान लेते हैं अपन चौड़ाई और 1 उसकी मोटाई। ईंट में भाई LBH होता है ना भाई। ईंट क्या होती है? ईंट एक घनाभ की शेप की होती है। ईंट का मतलब ब्रिक। ईंट का मतलब क्या है? ब्रिक। वो एक क्यूबॉइडल शेप की होती है। क्यूबॉइड का मतलब घनाभ की शेप में होती है, और घनाभ के अंदर आपको पता ही है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई LBH होता है ना। तो बिल्कुल ये 1:2:4 लंबाई ज्यादा है, L, B और H ये है आपके कुल मिला के 1:2:4 के अनुपात की ईंटें होती थी, मतलब मजबूत। बढ़िया बात है। और सभी ईंटें भट्टी में पकी हुई। इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवारों में केवल प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं। मतलब सड़क जैसे बड़े शानदार काम है, ध्यान से समझना ये क्यों है ऐसा। सपोज ये मकान है, यहां से अगर सड़क जाती है, पूरी बात समझना, यहां से अगर सड़क जाती है तो इस तरफ सिर्फ प्रवेश द्वार है, एंट्री,
मामूली सा। बाकी सामने वाले फ्रंट में वो भी किन के लिए, खुद के घर में खुद का दरवाजा है, बाकी खिड़की विड़की कुछ भी नहीं है, क्योंकि ताकि आने जाने वालों के लिए जैसे महिलाएं वगैरह रहती है सेफ रहे अंदर। बाकी इधर पीछे गलियों के अंदर दरवाजे खुलते हैं और इधर ही कोई खिड़कियां विड़कियां हैं। समझ पा रहे हो ना आप, ये बड़ा शानदार सिस्टम है। तो ये भी अपन को देखना है। इस डीकेजी गांव की खास बातें हैं। ये क्या खास बातें हैं कि गर्म ऊंची मोटी चौड़ी सड़कें हैं, दीवारें हैं लगभग, वैसे ऐसा ये तभी तो अपन पहले पढ़ा था कि 2-2 मंजिल के मकान यहीं पर मिल रहे हैं। और ईंटों का रेशो मत भूल जाना, 1:2:4 का ईंटों का है, 1:2:4 के अनुपात में ईंटें हैं। ईंटें सभी भट्टी में पकी हुई है। घरों की दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। अब है अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन का, सिटी का जो नगर नियोजन किया उसका आपको वर्णन करना है। तो देखो मोहनजोदड़ो नगर जिस कालखंड में बसाया, मतलब जिस टाइम पीरियड, कालखंड का मतलब क्या हो जाएगा, जिस टाइम के अंदर इसको बसाया गया, टाइम पीरियड है ये, टाइम पीरियड में बसाया गया है, उस समय इतना सुनियोजित नगर बसाना एक अनूठी मिसाल ही है। उस टाइम पर 2200, 2600, 3000 साल पहले बड़ी चीज है। शहर की लगभग सभी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी हैं। वास्तुशास्त्र की भाषा में इसे ग्रिड शैली कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित चंडीगढ़ जो है और जो हमारा इस्लामाबाद, ये 2 प्रसिद्ध शहर इस ग्रिड शैली में। बताओ आज के जो सबसे अच्छा शहर चंडीगढ़ को माना जाता है, शांत है, बहुत गजब का बसावा शहर है। तो उन शहरों से तुलना की जा रही है इनकी, बताओ उस टाइम पर, तो बड़ी चीज है। इस नगर की चौड़ी सड़कें, लंबी गलियां, कमरे, रसोई, खिड़की, सीढ़ियां आदि एक संतुलित नियोजित शहर के सुंदर नमूने कहे जा सकते हैं। यह नगर सिंधु नदी के पास बसाया गया है। अतः उसकी बाढ़ से बचने के लिए सभी इमारतों का मानव निर्मित ऊंचे टीलों पर बनाया जाना, यह भी दिमाग वाली बात है, वरना नदियों बह जाएंगे पानी में। यह भी बड़ी विशेष बात है। अगला, मोहनजोदड़ो के भौगोलिक व प्राकृतिक वातावरण पर टिप्पणी करो। बिल्कुल, तो मोहनजोदड़ो अविभाजित भारत के, मतलब जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, पाकिस्तान वगैरह सब भारत में ही थे, उस टाइम सिंध प्रांत में स्थित है। भारत में सिंध भारत में था, बाद में बंटवारा होने के बाद में वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया। हालांकि अब ये स्थान पाकिस्तान में है। यह सिंधु नदी का तटवर्ती इलाका है। सिंधु नदी जिससे बहती है ना, वो इलाका है सिंधु रिवर, इंडस रिवर। मोहनजोदड़ो नदी की घाटी और मैदानी क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल, नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र में, जहां से नदी घाटी, जहां नदी बहती है, नदी घाटी उस पूरा क्षेत्र जो है वहां पर मोहनजोदड़ो स्थित है। अन्य सभ्यताओं की भांति सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भी मैदान में ही हुआ था। सीधी सी बात, मैदान है पूरा। मोहनजोदड़ो इसी सभ्यता का 5000 साल पुराना नगर है। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है, परंतु यहाँ रेत के टीले नहीं है, क्योंकि मैदान है। टीले तो जैसलमेर में, बाकी प्लेन मैदान है। खेतों की हरियाली दिखाई देती है। आकाश खुला है, चारों तरफ सूनापन और शांति है। धूप, धूल, ज्यादा ठंड और ज्यादा गर्मी, यहाँ की तेज धूप से आंखें चौंधियाने लगती है, वर्षा कम होती है। तो सेम सिस्टम वही है, मैदान है, सिंधु रिवर बह रही है तो नहरू से, कैनाल से खेती हो जाती है, हरियाली दिखती है, बिल्कुल प्लेन है, टीले विले नहीं है, तो बहुत ही शानदार। गर्मी ठंड तो खैर ज़्यादा पड़ती है क्योंकि लोगों की बसावट कम है। और आज का लास्ट क्वेश्चन अपना कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, बिल्कुल ये दिखावा नहीं था, तरह तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वगैरह नहीं थी। अथवा ये कैसे कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में भव्यता का आडंबर नहीं था? तो आंसर देखो, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी। उसके 2 शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इसके प्रमाण भी है, एविडेंस भी है। खुदाई में प्राप्त अवशेष बताते हैं कि इन नगरों में भट्टी में पकी हुई एक विशेष आकार की, कैसे आकार की, 1:2:4 है ना, इस आकार की ईंटों का प्रयोग भवन निर्माण, स्नानागार मतलब बहुत ग्रेट बात में, या कुओं के निर्माण में, या नालियों या भंडार गृह जहां पर अनाज वगैरह रखा जाता था उनके बनाने में किया जाता था। चौड़ी सड़कों पर बैलगाड़ियां माल ढोती थी। अनेक वस्तुओं का आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। उन्नत खेती होती थी। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्नानागारों से पानी की निकलती हुई ढकी हुई नालियां, ये बड़ी बात है। इसका मतलब स्वास्थ्य बिल्कुल साफ रहता होगा, एकदम बढ़िया लोग रहते होंगे। स्वच्छ जल के लिए कुओं का, भाई कुआं का पानी एकदम स्वच्छ होता है, बिल्कुल प्योर पानी, शुद्ध पानी होता है, उसका प्रयोग किया गया था। अजायब घर जो है, म्यूजियम जो है, वहां पर प्रदर्शित वस्तुएं इसकी समृद्धि कहानी की कहती है। उस टाइम पर भी हर चीज इनको स्टोर करके रखना। यहाँ के लोग कांसा, तांबा आदि धातुओं से परिचित थे। चौक पर बने बड़े बड़े बर्तनों पर चित्र बनाए जाते थे। चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतोल के पत्र, ये जो अपन लास्ट में पढ़ी थे ना,
2 पार्टों वाली चक्कियां, मिट्टी की बैलगाड़ी, पत्थरों के मनकों के हार, सोने के गहने, कोई 1-2 छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, आप 4-5-7 लिख देना। ये सब जो है चीजें साधन संपन्न सभ्यता की निशानी है, ठीक है। परंतु एक सादगी से भरी सभ्यता होने के कारण इसको भव्य नहीं माना गया। भाई दिखावटी ज्यादा नहीं है, बस सिंपल लाइफस्टाइल, शानदार एकदम साफ सुथरी जीते थे। छोटे मकान, राजाओं महंतों की विशाल समाधियां, राजप्रसादों और भव्य मंदिरों का बिल्कुल अभाव है, यहाँ पर नहीं है वो, ठीक है। नरेश यानी राजा के सिर का छोटा सा मुकुट है, छोटी छोटी नावें आदि भव्यता के आडंबर से बिल्कुल रहित है, बिल्कुल इनको अलग बनाती है। यह सभ्यता राजपोषित धर्म पोषित न होकर समाज पोषित थी। अतः साधन संपन्न होते हुए भी, भाई सब चीज है इनके पास, शानदार लाइफस्टाइल है, होते हुए भी ये भव्य नहीं की जा सकती। इसकी संपन्नता की बात इसलिए चर्चा में दिख नहीं रही क्योंकि यहाँ भव्यता का आडंबर या दिखावा बिल्कुल नहीं है। ये लोग अपनी अच्छी लाइफ जिन्हें विश्वास करते हैं, वो वाली चीज है ना कि कुछ लोग आपने देखे होंगे होते हैं ऐसे जो पैसा खूब कमाते हैं लेकिन ढंग से एक बार भी ढंग में सब्जी बना के भी नहीं खाते। वो लोग इतने कंजूस होते हैं, अपने बच्चों को कहीं घुमाते नहीं या कुछ दिखाते नहीं, बिल्कुल हाई पैसा करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 20-25 हज़ार रुपये कमा के भी शानदार लाइफस्टाइल जीते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है कि ये लोग अपनी लाइफ को अच्छे जीना चाहते थे, बाकी पैसे दिखावे में बिल्कुल विश्वास है नहीं करते थे। तो ये चीज़ें थी, बहुत ही शानदार चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। और आज अपन जो है वितान को भी कंप्लीट कर चुके 2024 के हिसाब के सिलेबस से, क्योंकि इसमें 3 ही चैप्टर आ रहे हैं। तो अपना हिंदी का गद्य खंड कंप्लीट और अपनी वितान भी कंप्लीट। अब काव्य खंड को स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एक भी क्लास मिस मत करना। अपना टारगेट है हिंदी में 95+ नंबर लेके आना है और पेपर में 80 में से 75+ लेके आना है। 20 स्कूल चले जाएंगे। बहुत गजब की तैयारी करनी है और एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, हर क्लास लेनी है। उसके बाद में लाइव टेस्ट भी बीच बीच में लेता रहूँगा, ठीक है। ओके।